नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा भाषा। अब देखिए भाषा क्या है। सर्वप्रथम तो हम ये जाने कि भाषा क्या है। देखिए दोस्तों, भाषा उच्चारित ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी व्यवस्था है जो हम बोलते हैं, उसकी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव अपने भाव और विचार का विनिमय मतलब आदान प्रदान, ठीक है, करता है। अर्थात भाषा एक साधन है तथा भाषा ही उन्नति व सफलता का मूलभूत आधार है। यानी भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों का विनिमय करता है, आदान प्रदान करता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आगे अगर हम बात करते हैं तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। हम सोचे, हमने जो सोचा उसको व्यक्त करने का माध्यम, ठीक है। मनुष्य अपने विचार, भावनाओं एवं अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। मेरे मन में क्या विचार आया तो मुझे उसे आप तक पहुंचाने के लिए मैं जिसका प्रयोग करूंगा वह माध्यम क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा, ठीक है। देखिए आगे भाषा की परिभाषा। अब भाषा की परिभाषा अलग अलग विद्वान के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी हुई हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं या कर सकते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और जिसके लिए हम आवश्यक ध्वनियों का प्रयोग करेंगे, अब देखिए कई विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे स्वीट के अनुसार, स्वीट ने भाषा को क्या बोला कि यह ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ध्वनि बोल, ठीक है, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? स्वीट के द्वारा दी गई। उसके बाद अगर हम देखें तो कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। यानी अपने मन के विचार, जैसे मेरे मन के विचार मैं आप पर भली भांति प्रकट कर सकूं, वही क्या है? भाषा। और दूसरे के विचार आप स्पष्टता से समझ सकता है, यानी हम आप क्या कह रहे हैं उसे मैं स्पष्ट तरीके से समझ सकूं। यह माध्यम क्या कहलाया? भाषा कहलाया। किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? वक्ता वाची वर्णा येषाम तय इमे वक्त वाचय। यानी उनका कहने का मतलब, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो, वही भाषा कहलाती है या उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और गति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। देखिए, यानी मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और गति का आदान प्रदान, ठीक है, यानी विनिमय करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे ही भाषा कहते हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार। उसके बात करें तो डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे ने क्या कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों को तथा विचारों का प्रकटीकरण, उसके स्पष्ट करना, प्रकटीकरण ही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। यानी पांडुरंग दामोदर गुणे ने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों को तथा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अब देखिए भाषा का अर्थ, भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाषा का शाब्दिक अर्थ हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वाणी या व्यक्त वाणी। भाषा संस्कृत के भास धातु से इसका उद्गम हुआ है, जिसका अर्थ होता है वाणी या व्यक्त वाणी। यद्यपि संकेतों के द्वारा भी यह कार्य अल्प मात्रा में हो सकता है, संकेत के द्वारा, ठीक है। जो भाषा का तीसरा माध्यम होता है, तीसरा प्रकार उसमें पूर्णता एवं स्पष्टता नहीं होती है, यानी
उस पर उसमें पूर्णता एवं स्पष्टता नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए मुझे आपसे कुछ कहना है तो या तो मैं लिखकर या बोलकर स्पष्ट व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन संकेत के माध्यम से पूर्ण रूप से स्पष्ट तरीके से आप तक उस बात को नहीं पहुंचा सकता। ठीक है। अब भाषा के प्रकार, मुख्य रूप से दोस्तों भाषा के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 मौखिक और नंबर 2 लिखित। तीसरा एक प्रकार और होता है जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। मौखिक तो क्या होगा, मौखिक भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव बोलकर प्रकट करते हैं। जैसे मेरे मन में क्या भाव आया, मैंने आपको बोलकर प्रकट कर दिया, वो मौखिक माध्यम होगा। अथवा यानी दूसरे के विचार अथवा भाव सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब लिखित भाषा के बारे में बात करते हैं। तो लिखित, जब हम अपने मन के भाव और विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो वह माध्यम या वह भाषा का कौन सा रूप कहलाता है, लिखित रूप कहलाता है। यानी मेरे मन में जो विचार आया मैंने उसे लिखकर आप तक पहुंचाया तो वह माध्यम लिखित माध्यम कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, मौखिक और लिखित माध्यम में अंतर आपके समझ में आ गया होगा। आगे हम अगर बात करें तो भाषा के चरणों के बारे में बात करते हैं। देखो भाषा के चरण, सुनना, देखना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना यानी बिना सुने भाषा का कोई महत्व ही नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने सुना ही नहीं, उसका कोई महत्व ही नहीं होगा। उसके बाद में देखना यानी संचार या संप्रेषण में जिस प्रकार सुनने की प्रक्रिया एक आवश्यक है, उसी प्रकार देखना भी आवश्यक है। बोलने की बात करें तो भाषा के प्रभावशाली संचार या संप्रेषण के लिए शुद्ध बोलना अति आवश्यक है। बोलना भी स्पष्ट होना चाहिए, साफ सुथरा। स्पष्ट बोलेंगे तो सामने वाला उसे समझ पाएगा। अगर हम बात करें पढ़ने के अगले माध्यम पे आते हैं तो किसी भाषा को पढ़ने के लिए उस भाषा के वर्ण, शब्द, वाक्यों अर्थात सभी व्याकरण अंगों का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। यानी इस व्याकरण का हमें ज्ञान होगा तभी तो हम उसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं लिखने की। तो लिखने में भी वही प्रक्रिया, किसी भाषा को लिखने के लिए वर्ण, शब्द, वाक्य अर्थात सभी व्याकरण अंगों का क्या होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए। पढ़ना और लिखना दोनों के लिए एक ही चीज महत्वपूर्ण है। यानी हमें किसका, वर्णों का, शब्दों का और वाक्यों का शुद्ध तरीके से पता होना चाहिए कि व्याकरण के अंगों का कि किस प्रकार किसका प्रयोग करना है। अगर हम आगे बात करें तो बोली। अब देखिए दोस्तों, भाषा के बारे में हमने पढ़ा, बोली क्या होती है। बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, यानी एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूं या आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, उसका प्रयोग हम व्यवहारिक रूप से कर रहे हैं तो वो एक बोली होगी, ना कि भाषा। ठीक है, यानी बोली केवल बोलने के काम आती है, उसका कोई साहित्य नहीं होता है। यानी हम उसे सिर्फ बोल सकते हैं लेकिन उसका कोई साहित्य नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो विभाषा। भाषा, विभाषा। विभाषा इसे उपभाषा भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, उपभाषा। अर्थात विभाषा का क्षेत्र भाषा से कम व्यापक एवं बोली से अधिक विस्तृत होता है। यानी भाषा से तो कम लेकिन बोली से अधिक बोली जाती है, वो क्या कहलाएगी, विभाषा कहलाएगी। यानी एक प्रदेश के में अथवा प्रदेश के भाग में सामान्य बोलचाल, साहित्य आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को विभाषा कहते हैं। यानी बोली से ऊपर, ठीक है, और भाषा से नीचे। नेक्स्ट हम बात करें राज्य भाषा। अब राज्य भाषा क्या, यानी प्रशासनिक क्षेत्र में जो काम आएगी दोस्तों। किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। यानी एक तरीके से जर्नल हम समझना चाहिए, यानी डॉक्यूमेंट्री वर्क जिसमें हो रहा है, ठीक है, वो राज्य अपने हिसाब से, यानी यहां पहले दिया कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राज्य भाषा कहते हैं। यह भाषा संपूर्ण प्रदेश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाती, यानी उस प्रदेश में जो अधिकांश लोग उसका प्रयोग करते हों, उस भाषा को बोलते हों और समझी जाती हो, उनके द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण राज्य में सर्वत्र इस भाषा को महत्व प्राप्त रहता है। प्रशासनिक दृष्टि से यानी कामकाज की और कागजी दृष्टि से। अब बात करते हैं राजभाषा। राजभाषा
यानी भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाएं और हिंदी सहित कुल कितनी 22 भाषाएं यानी अन्य भाषाएं राजभाषा स्वीकार की गई हैं। राज्यों की विधानसभाएं बहुमत के आधार पर किसी एक भाषा को अथवा चाहे तो एक से अधिक भाषाओं को अपने राज्य की राजभाषा घोषित कर सकते हैं। यानी विधानसभाएं बहुमत के आधार पर ये एक भाषा या एक से अधिक भाषाओं को क्या कर सकती है, राजभाषा घोषित कर सकती है। ठीक है, संविधान में कितनी राजभाषाएं 22। ठीक है, एक हिंदी और 21 अन्य जिनकी अभी बात करेंगे। देखिए राष्ट्रभाषा, अब देखिए राष्ट्रभाषा के बारे में बात करें तो संपूर्ण राष्ट्र के बारे में होगी, राज्य भाषा राज्य के बारे में, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र के बारे में। तो राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, यानी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। प्राय अधिकाधिक लोगों के द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा होती है। यानी हमारे जैसे मान लो देश की अधिकांश जनसंख्या जिस भाषा को बोलती है और समझती है वह राष्ट्रभाषा, यानी प्राय राष्ट्रभाषा ही किसी देश की राजभाषा होती है। राष्ट्रभाषा ही किसी देश की क्या होती है, राजभाषा होती है। ठीक है, और किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखंडता और अस्मिता का प्रतीक होती है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा भी दी है। राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा किसने दी है, महात्मा गांधी ने, ये ध्यान रखना। और संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो प्राप्त नहीं है, लेकिन किंतु इसकी जो व्यापकता को देखते हुए इसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है, लेकिन इसकी जो बोली जाने वाली भाषा यानी सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है, इसीलिए इसे क्या कह सकते हैं, व्यापकता को देखते हुए इसे हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। आगे देखिए मातृभाषा। मातृभाषा यानी सर्वप्रथम जब बच्चा पैदा होता है तो जिस भाषा को वो बोल रहा है वह क्या कहलाती है, मातृभाषा। ठीक है, यानी जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे ही क्या कहते हैं, वह उसकी मातृभाषा होती है। यानी जन्म लेने के साथ बच्चा जिस भाषा में बोलेगा समझेगा उसे हम क्या कहेंगे, मातृभाषा कहेंगे। यानी मातृभाषा किसी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। यानी बच्चा जिस लैंग्वेज में यानी जिस भाषा में बात कर रहा है, मातृभाषा। ठीक है, यानी मातृभाषा में अधिकांश रूप से क्षेत्रीय बोलियां शामिल होती है। यानी हम जिस क्षेत्र में हो रहे हैं हम उस बोली का प्रयोग करेंगे, वही क्या होती है, मातृभाषा कहलाती है। अगर हम आगे बात करते हैं, देखिए भारत की भाषाओं के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे तो 22 जो भाषाओं के बारे में हमने बात करी थी, भारतीय भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 17 और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से और 51 में किया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या 22 है दोस्तों। कितनी है, 22, जिसमें एक हिंदी और 21 अन्य जो अभी पहले बात कर चुके हैं। इनमें देखिए कौन कौन सी है, कश्मीरी है, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ये 22 भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अंकित हैं। अब बात करें प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां। प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियों के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, उससे पहले लिपि को समझना होगा। लिपि क्या होती है, लिपि यानी मौखिक भाषा या उच्चारित भाषा को स्थायी रूप देने के लिए भाषा का लिखित रूप का विकास होगा। और बात करें हम लिखित रूप का विकास होगा तो प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी वर्ण बनाए गए हैं और वर्णों की इसी व्यवस्था को लिपि कहते हैं। वर्णों की इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और वास्तव में लिपि ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का एक ढंग है, यानी हम जिस भाषा को बोल रहे हैं उसको लिखना, वही क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। ठीक है, अब बात करें लिपि के जैसे प्रमुख भाषा और उनकी लिपियों के बारे में बात करें तो भाषा जैसे हिंदी,
संस्कृत और मराठी, इन तीनों की लिपि तो देवनागरी है। ठीक है, उसके बाद बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी और रूसी की रूसी। ये लिपियां हैं और ये भाषाएं हैं। ठीक है, प्रमुख भाषा जैसे हमारी हिंदी है तो लिपि क्या है, देवनागरी है। संस्कृत उसकी भी देवनागरी, मराठी उसकी भी देवनागरी, ये लिपियां हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। देखिए जो हमने पढ़ा उसका सार देखिए, हिंदी जो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरी भाषा है, यानी दुनिया में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उसमें तीसरे नंबर पर महत्वपूर्ण स्थान किसका आता है दोस्तों, हिंदी का आता है। और हिंदी को भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया है। आगे बात करें, इसके अतिरिक्त हिंदी केंद्रीय स्तर पर भारत की दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। यानी हिंदी के अतिरिक्त अगर दूसरी आधिकारिक भाषा की हम बात करें तो वो अंग्रेजी है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज भाषा से संबंधित क्लास दोस्तों। और हमारी ऐसी आगामी वीडियो को आप प्राप्त कर सके इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।